कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, सब कुछ अच्छा है। And I am also good and fine. So I welcome you all in your SST class. In this class, as we are covering the political science subjects, the polity subjects we are going to. That means unit number 4. Okay. So अभी तक हमने क्या क्या चीजें आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीजें पढ़ ली। हमने कॉन्स्टिट्यूशन समझ लिया, लॉज पढ़ लिए, फंडामेंटल राइट्स पढ़ ली, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ ली, बीपीएससी पढ़ ली एंड मार्जिनलाइज सेक्शन के बारे में पढ़ लिया। इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली है। किसी में कोई दिक्कत आई आपको? समझ आ रही है चीजें? फास्ट तो नहीं हो रहा है? ठीक है, आई एम होपिंग सो। जो हमने स्पीड पकड़ रखी है वो बहुत ठीक है, क्योंकि आई एम थिंकिंग कि हर चीज को समझना जरूरी है। तो इसलिए हम हर एक चाहे वो हम पार्ट पढ़ें, हम बड़े चैप्टर्स को पार्ट्स में भी डिवाइड कर देते हैं, तो वो एक एक चीज ना समझनी जरूरी है। ठीक है, अब जैसे ये चैप्टर भी है थोड़ा बड़ा है, तो हम इसको पार्ट्स में कर लेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, ज्यादा बड़ा हो तो पार्ट 3 भी कर लेंगे, डोंट वरी। ओके, सो हमें पढ़ना है इस क्लास में पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में। सबसे पहले देखेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, कैसे पार्ट्स, कैसे हमारे फंक्शंस डिवाइड होते हैं पार्लियामेंट में, कौन कौन सी गवर्नमेंट फंक्शन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या फंक्शन होता है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या फंक्शन होता है, किस तरीके के सब्जेक्ट्स डिवाइड होते हैं कि ये सब्जेक्ट्स पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी, इन सब्जेक्ट्स पे स्टेट गवर्नमेंट्स बनाएगी एंड इन सब्जेक्ट्स पे हमारे दोनों मिलकर लॉ बनाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हम पार्लियामेंट्री सिस्टम इतने अच्छे से देखेंगे ना, एक एक चीज के लोकसभा क्या है, लोकसभा की क्या एज है, स्ट्रेंथ है, कौन इलेक्ट हो सकता है इसमें, राज्यसभा क्या होती है, नाम तो सुने ही होते हमने, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, नाम सुने सुने जैसे लगते हैं, बट इनका हमें फंक्शन नहीं पता होता, ये लोग करते क्या है, इनका क्या रोल्स है ना, इनके क्या फंक्शन है। चलिए फिर इस चैप्टर में और इस क्लास में समझने की कोशिश करते हैं। ओके, स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 13, स्टार्ट विद द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट से हम शुरू करेंगे। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या होती है? ठीक है, अब ये पार्लियामेंट हमें दिख भी रहा है। ठीक है, सो इन आवर कंट्री द लेजिस्लेचर इज द सुप्रीम बॉडी दैट फ्रेम्स द लॉ, द एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट द लॉ एंड द जुडिशरी इंटरप्रेट द लॉ। ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है कि आपका लेजिस्लेचर फ्रेम करता है लॉ को, एग्जीक्यूटिव क्या करता है आपका, इंप्लीमेंट करता है चीजों को, एंड जुडिशरी क्या करता है, इंटरप्रेट करता है उस लॉ को। सो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों का इंटरेक्शन होता है। द लेजिस्लेचर इज कॉल्ड द पार्लियामेंट। सो ये लेजिस्लेचर जहां लॉ बनते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में ही आपने देखे होंगे बहुत सारे बिल पास होते हैं, है ना, लॉ, रूल, रेगुलेशंस बनते हैं आपके पार्लियामेंट्स में। सो यहाँ पे हो रहा है मेन काम। सो लेजिस्लेचर को हम पार्लियामेंट भी कहा करते हैं। On the basis of relationship between the executive and legislature, the government may be of two kind. दो काइंड की होती है गवर्नमेंट, एक पार्लियामेंट्री एंड एक प्रेसिडेंशियल। सो पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल का मतलब क्या होता है? The former originated in England and practices in most of the countries, whereas presidential form of government originated in US. और ये जो प्रेसिडेंशियल, जिसमें प्रेसिडेंट का कंट्रोल होता है सब चीजों पे, ये हमारे यूएसए में है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। मतलब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड कैबिनेट गवर्नमेंट और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। मतलब यहाँ क्या है, पार्लियामेंट्स, जो लोग आप चूज करते हो वो यहाँ पे आके बैठते हैं, वो लोग रूल रेगुलेशंस बनाते हैं। So in this system, the executive is responsible to the parliament for their works and exercise of authority, and the minister who exercise the executive power are taken from the parliament. यहाँ पे क्या होता है, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस पे, पार्लियामेंट पे। पार्लियामेंट जो रूल रेगुलेशंस बनाती है, जो लेजिस्लेचर्स रूल रेगुलेशंस बनाती है, उसी को इंप्लीमेंट करते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव। That's why executives are dependent on legislatures और parliament. So parliament कहिए आप उसे या legislatures कहिए, बात सेम है। ठीक है, अब देखते हैं हमारे रीजन, क्या कह रही हूं मैं,
रीजन फॉर ऑप्टिंग फॉर द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, क्यों हमें ये पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट का ऑप्ट करना पड़ा, क्या रीजन है उसके पीछे? So India opted parliamentary form of government that was established in the phase during the British rule on the demand of Indian people. Indian people के demand की वजह से ही हमने ये parliamentary form of government को establish किया. After independence, the same system was adopted because we are familiar with the system and it was successful in India. So हम इंडिया में यही parliamentary system को करते हैं, यूज करते हैं because of their successful. This form of government is better suited for India because of the following merits. अब ये parliamentary form क्यों हमारी इंडिया में फॉलो किया जाता है? They have these benefits. ये benefits है, that's why हम ये parliamentary system हमारे इंडिया में फॉलो कर रहे हैं. First benefit क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. जो यहाँ पे गवर्नमेंट बनती है रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि यहाँ पे वही लोग आते हैं जिनको हम वोट देते हैं, हमने चूज किया होता है, अपनी मर्जी से नहीं आते. दैट्स वाई वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर्स एंड थ्रू द लेजिस्लेचर टू द पीपल. ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोगों को लेके. किसको लेके बेटा? लोगों को लेके. द गवर्नमेंट एक्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. यहाँ पे गवर्नमेंट किसको लेके काम कर रही है? लोगों की वेलफेयर को लेके, उनकी अच्छाई, उनकी भलाई के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट काम करती है, जो पार्लियामेंट्री में होती है, क्योंकि उनको भी पता है 5 साल बाद फिर से इलेक्शन हो गया, हमने अच्छा काम नहीं किया तो हमें हटा दिया जाएगा, हमारी गवर्नमेंट हट जाएगी. इसलिए वो लोग रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं एंड अच्छा करने की कोशिश करते हैं लोगों के लिए. नेक्स्ट है इट इज फ्लेक्सिबल एंड इट चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम. अच्छा, ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, ये चेंज भी होता रहता है टाइम के अकॉर्डिंग. तभी आपने देखे होंगे बहुत सारे रूल रेगुलेशंस में कुछ चेंजेस आते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस आते हैं, है ना. ये पॉसिबल सिर्फ पार्लियामेंट्री सिस्टम में ही हो पाती है. ठीक है. सो इट इज फ्लेक्सिबल एंड इट चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम. ये फ्लेक्सिबल है तभी चेंज हो पा रही है, फ्लेक्सिबल नहीं होती तो चेंज नहीं हो पाती. Changes in the cabinet take place often. Parliament can change the ministry if it does not work according to the wishes. अब ये मिनिस्ट्री को चेंज कर देते हैं अगर ये अपने काम ठीक से नहीं करते. कभी कभी आपने सुना बहुत सारे चीफ मिनिस्टर को ट्रांसफर कर दिया जाता है, कि कभी कभी बहुत सारे मिनिस्टर्स के जो पोर्टफोलियोज, जो उनकी मिनिस्ट्रीज होती है, उनको चेंज कर दिया जाता है. जो मेन होते हैं वो तो फिक्स रहते हैं, बट बहुत सारे चेंज कर दिए जाते हैं अगर वो अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर रहे होते हैं तो. ठीक है. आगे है थर्ड, और किस लिए हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम अच्छा है? थर्ड इज इन दिस सिस्टम देयर इज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर्स. इसमें क्या होता है? लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में एक क्लोज रिलेशन होता है, क्योंकि ये दोनों मिलके काम करते हैं. एक ने रूल रेगुलेशन बनाए और दूसरा उसको इंप्लीमेंट कर रहा है. दैट्स वाई वो क्लोज रिलेशन में काम करते हैं. Most of the bills for legislatures are introduced in the parliament by the ministers. और काफी सारे बिल्स यही मिनिस्टर्स लेके आते हैं पार्लियामेंट्स में. Next है fourth, there is a harmonious cooperation between the executive and legislatures in this form of government which ensure efficiency. इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, इन दोनों के बीच में, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन होना बहुत जरूरी है. फिफ्थ है इट इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिव टू द पब्लिक ओपिनियन. ये पब्लिक ओपिनियन के रिस्पॉन्सिव है, आपको जवाब देना पड़ेगा. लोग ने आपसे क्वेश्चन पूछा तो आपको बताना पड़ेगा आपने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, क्या रीजन है. आप रिस्पॉन्सिबल हो, आंसरेबल हो. इफ द कैबिनेट एक्ट अगेंस्ट पब्लिक ओपिनियन इट हैज टू फेस अ डाउनफॉल. अगर पब्लिक ओपिनियन के अगेंस्ट आपने कोई काम किया तो आपको डाउनफॉल देखने के लिए मिलेगा. आपको नेक्स्ट टाइम मे बी वोट ना दें लोग, क्योंकि आपने लोगों के लिए काम नहीं किया, लोगों की नीड्स के लिए काम नहीं किया, लोगों को जो चीज चाहिए थी वो नहीं की. सो यू गॉट नथिंग in the next time. Sixth, such a form of government recognized the opposition which is always ready to criticize the government when it tries to go to a wrong way. और यहाँ पे criticism भी होता है, इसमें दोनों साइड से होता है. अगर गवर्नमेंट ने ये नहीं कोई रूल रेगुलेशन बना दिए तो फॉलो करने ही करने नहीं, अगर लोगों की भलाई नहीं है उसमें, लोग सोच रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, तो लोग उसको क्रिटिसाइज भी करेंगे. ठीक है. दिस इज द मेन थिंग. ये है पॉजिटिव चीजें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की. ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये आपके फ्लेक्सिबल होते हैं, ये वेलफेयर के लिए काम करते हैं, यहाँ पे एफिशिएंसी देखी जाती है. ठीक है.
ये कुछ चीजें थी, पॉजिटिव चीजें आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। ठीक है, अब देखते हैं बेटा ऑर्गन्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। हमारे इंडियन गवर्नमेंट के कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का क्या काम होता है? लेजिस्लेचर, दिस ऑर्गन मेक्स लॉ, ये लॉ बनाता है बेटा। क्या बनाता है? लॉ बनाता है। इन इंडिया दिस इज डन बाय द पार्लियामेंट एट द सेंटर एंड द स्टेट लेजिस्लेचर एट द स्टेट। देखिए, ये स्टेट लेवल पे भी रूल रेगुलेशंस बनते हैं और सेंट्रल लेवल पे भी रूल रेगुलेशंस बनते हैं। अभी हम देखेंगे कौन से ऑर्गेनाइजेशन है ना जो रूल रेगुलेशंस बनाते हैं, मींस जो लेजिस्लेचर्स के अंदर आते हैं। लेजिस्लेचर्स ने रूल रेगुलेशंस बनाए। अब इसको एक्सिक्यूट करने का काम है एग्जीक्यूटिव का। इसका एग्जीक्यूटिव का मतलब उसको लागू करने का काम है एग्जीक्यूटिव का। द एग्जीक्यूटिव, दिस ऑर्गन इंप्लीमेंट्स द लॉ, ये लॉ को बेटा इंप्लीमेंट्स करता है। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म द एग्जीक्यूटिव एट द सेंटर। ये सेंटर पे एग्जीक्यूटिव बनाते हैं जिसमें मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स सब लोग आ जाते हैं, क्योंकि जो रूल रेगुलेशंस बनते हैं ये लोग यही लोग लागू करवाते हैं। प्रेसिडेंट, पीएम, मिनिस्टर्स, ये सब लोग। The governor, the chief minister and the council of minister comprises executive of the state। अब state level पे भी है और central level पे भी है executive। ठीक है, क्योंकि दोनों level पे implements कराने हैं रूल रेगुलेशंस को, तो इसलिए the legislature and executive clear। अब judiciary का क्या काम होगा? The judiciary, this organ settles disputes and administers justice। ये justice देता है लोगों को। क्या देता है बेटा? Justice। In India, the Supreme Court, the higher court and the lower court from the judiciary। यहाँ पे हमारे पास हाई कोर्ट, लो कोर्ट्स बना रखे हैं आपको जस्टिफिकेशन देने के लिए। आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। यू कैन गेट जस्टिफिकेशंस, यू कैन गेट जस्टिस। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है उसके लिए जुडिशरी है, उसके लिए कोर्ट्स है। हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, सारे कोर्ट्स आपके पास है। ये 3 ऑर्गन्स है हमारे गवर्नमेंट के। ओके, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। मैं पूछूंगी, बीच बीच में क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए ध्यान से सुनना। ये स्टोरी नहीं चल रही है, आप लोगों को बिल्कुल एक्टिव पार्ट लेना पड़ेगा इसमें। ठीक है, अब जैसे मैं बीच में पूछ लूं कि हम यूएसए में कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, बताओ, बता दोगे? देखते हैं कौन कौन बच्चा बता पाएगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगी मैं बीच बीच में, ठीक है, इसलिए दिमाग खोल के एकदम सुनना। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट क्या होती है? संसद क्या होती है? नाम तो सुना ही होगा। संसद को तो हमने बता दिया कि लेजिस्लेचर होते हैं। अब लेजिस्लेचर में कौन लोग आते हैं, कौन लोग रूल रेगुलेशन बनाते हैं? सो एज इंडिया इज अ फेडरल ऑफ स्टेट्स, इट हैज डबल सेट ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब यूनियन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड स्टेट गवर्नमेंट, 2 सेट की गवर्नमेंट है हमारे पास। एक स्टेट लेवल पे काम करती है, एक सेंट्रल लेवल पे काम करती है। यूनियन हैज इट्स ओन लेजिस्लेचर्स कॉल्ड पार्लियामेंट। यूनियन के पास अपनी खुद की लेजिस्लेचर है जिसमें वो रूल रेगुलेशन बनाती है, जिसको पार्लियामेंट कहते हैं। All legislative power of the union are exercised by the parliament which consists of 2 house। इस पार्लियामेंट में 2 हाउस है, ओके, एंड द प्रेसिडेंट। इसमें आपको मिलेंगे 2 हाउस। कितने हाउस बेटा? 2 हाउस मिलेंगे। किसमें मिलेंगे? आपके पार्लियामेंट में, लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड प्रेसिडेंट भी होता है। ठीक है, इंडियन लेजिस्लेचर इज अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। इंडिया कैमरलिज्म बाइकैमरलिज्म है, मतलब यहाँ पे 2 हाउस है, लोकसभा एंड राज्यसभा। यहाँ पे कितने हाउस है बेटा? 2 हाउस है। ये है पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट क्लियर हुआ? समझ में आया पार्लियामेंट क्या है, क्यों है, किस लिए है? ओके, अब देखते हैं लोकसभा। लोकसभा क्या है? लोकसभा का कंपोजिशन कैसे होता है? लोकसभा में कौन लोग आते हैं? ठीक है, ये सब। सबसे पहले लोकसभा, ये देखिए हमने पार्लियामेंट में 2 हाउसेस पढ़े ना, यही हाउस रूल रेगुलेशंस बनाते हैं थ्रू आउट फॉर द होल कंट्री। सबसे पहले लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। एल फॉर लोग, एल फॉर लोअर हाउस, इसको लोअर हाउस भी कहते हैं। सो द लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा क्या है? हमारी लोअर हाउस है पार्लियामेंट की। ठीक है,
इट इज द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द पीपल, ये लोगों की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, यहाँ पे लोग जिसको वोट देते हैं वो लोग यहाँ पे आते हैं। देयर मे बी 550 मेंबर्स इन द लोकसभा, आपकी लोकसभा में 550 मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं। आउट ऑफ 530 members are directly elected from the state while 20 members are representative of union territory। देखिए 530 लोग डायरेक्टली आपके स्टेट से आएंगे, कहां से आएंगे बेटा, स्टेट से, एंड 20 मेंबर्स आपकी यूनियन टेरिटरी से आएंगे। एट प्रेजेंट देयर आर 543 मेंबर्स इन द लोकसभा, हमारे लोकसभा में 53 मेंबर्स होते हैं आज के टाइम में, कुछ आते हैं स्टेट से एंड कुछ आते हैं यूनियन टेरिटरीज, डायरेक्टली आप वोट देते हैं इसमें डायरेक्ट। ये है लोकसभा का कंपोजिशन कि कितने लोग होते हैं, क्लियर। टर्म, अब इनका टर्म पीरियड क्या होता है, इनका टर्म पीरियड क्या होता है, कितने टाइम के लिए लोकसभा वोट करती है। सो द टर्म ऑफ लोकसभा इज 5 years। कितना होता है इनका टर्म, 5 years का होता है। बट इट मे बी डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट थ्रू अर्ली टू, ये डिसॉल्व भी हो जाती है, 5 साल का तो होता है, बट प्रेसिडेंट चाहे तो इसको पहले डिसॉल्व कर सकते हैं। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी इट्स टर्म मे बी एक्सटेंडेड फ्रॉम पीरियड ऑफ 6 months एट अ टाइम सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम 3 years। कभी कभी इसका एक्सटेंशन हो जाता है इनका टाइम पीरियड का, 6 महीने बाद मैक्सिमम 3 साल तक एक्सटेंड हो सकता है लोकसभा का टाइम पीरियड। The seat of Lok Sabha are allotted to the state and the union territory on the basis of their respective population। ये है लोकसभा का कंपोजिशन एंड टर्म, ठीक है। अब लोकसभा की कुछ क्वालिफिकेशन तो होती होगी, बिल्कुल होती है। क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट ऑफ लोकसभा, क्या उनको क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। सो टू कंटेस्ट द लोकसभा इलेक्शन अ कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। ये सारी क्वालिफिकेशन आपको होनी चाहिए। कौन कौन सी क्वालिफिकेशन, अगर आप लोकसभा के मेंबर बनना चाहते हो, सबसे पहले ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन होने चाहिए, हो आप लोग, वेरी गुड। ही शुड हैव एक्वायर्ड 21 years of age, 21 years एज होनी चाहिए। He should not be proclaimed criminal, insolvent or medically unsounded नहीं होने चाहिए। He should not hold any government job at the time of seeking an election। And last, he should have his name in the electoral roll in any part of the country। तभी आप लोकसभा के मेंबर बन सकते हो जब आप में ये क्वालिफिकेशन है 5। Okay, a person can contest elections to the Lok Sabha from more than one constituencies। However, he cannot be a member of both houses of parliament at the same time। वो ऐसा नहीं लोकसभा राज्यसभा दोनों का मेंबर बन जाएगा एक टाइम पे एक का। Nor he can be member of parliament and the state legislature simultaneously। 2 हाउसेस के कभी भी वो मेंबर नहीं बन सकते, ओनली 1 हाउस होना चाहिए पर, ठीक है। अब इनका इलेक्शन कैसे होता है, अभी हम लोकसभा ही पूरा देख रहे हैं, हम राज्यसभा पे नहीं मूव हुए, लोकसभा पूरी एक एक चीज देखेंगे, लोकसभा का पूरा निचोड़ के रख देंगे, मतलब समझ के बिल्कुल इतना कि लोकसभा क्या है, इनका कंपोजिशन क्या है, टर्म पीरियड क्या है, इनका इलेक्शन किस तरीके से होता है। So general elections to the Lok Sabha are held at least once 5 years। 5 साल में एक बार इलेक्शन होते हैं इनके, ठीक है। The election commissions conduct these elections। इलेक्शन कमीशन हमारा है वो कंडक्ट कराता है लोकसभा के इलेक्शन। For the purpose of elections the country is divided into electoral units called constituencies में डिवाइड कर दिया जाता है। ये हमारी इलेक्शन कमीशन ही बताती है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होती है। फिर each constituency is based on the population ranging from 5 lakh to 7.5 lakh। 5 से 7.5 lakhs population के अकॉर्डिंग इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड किया जाता है। वोटिंग इज डन बाय द सीक्रेट बैलेट। अब यहाँ पे वोटिंग सीक्रेट बैलेट से होती है। आप लोग भी कभी वोट देख, अच्छा आप लोग नहीं देख के आए होंगे, आपके पेरेंट्स से पूछना या टीवी में वीडियोस में देखना कि वोट जब भी देते हैं ना, सीक्रेट होता है, वो कोई देख नहीं सकता, ना कोई पूछ सकता आपसे आपने किसको वोट दिया, ठीक है। दिस इज द सीक्रेट थिंग, ओके। तो वहां एक रूम ऐसा होता बना हुआ, उसमें जाके आप प्रेस करते हो, है ना, आपको दिखता भी आपने किसको वोट दिया, ओके। सो वोटर मस्ट बी एडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। आपने 18 ईयर से अबव की होनी चाहिए, दैट्स द ओनली बेसिक थिंग यू वांट,
Okay, the provision of symbol help illiterate voters to identify the candidate. Of course, वहां पे ना नाम नहीं लिखा होता, पिक्चर बनी होती है या फिर सिंबल बना होता है. That's why जो लोग पढ़ नहीं पा रहे, लिख नहीं पा रहे, वो सिंबल से पहचान ले कि ये इस पार्टी को वोट दिए. Nowadays, voting is done by the voting machine. आजकल तो voting machines आ गई है containing the names of the candidates along with their symbol. voting machine सबने देखे, उनके symbols और उनके names भी लिखे होते हैं. जो लोग names नहीं देख पा रहे वो symbol से वोट दे सकते हैं, झाड़ू का, फूल का, कमल का, हाथ का, है ना. The voter has to press the button of the name of candidate of the choice. Of course, उसको बटन प्रेस करना पड़ता है, जो आपका आजकल की इलेक्शन वाली वोटर मशीन्स होती है उसमें वहां पे बटन होता है, उसको प्रेस करते हो तो वो वोट जाता है. इस तरीके से इलेक्शन किया जाता है. डायरेक्ट इलेक्शन होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होता है एंड वहां पे जो आपका वोटर मशीन होती है उधर जाके आप वोट दे सकते हैं. ओके, आगे अब लोकसभा में स्पीकर होता है. आपने देखा होगा एक आगे स्पीकर बैठा होता है, बोलते हैं ना लोकसभा का स्पीकर है ओम बिरला. ओम बिरला है, नाम तो सुना ही होगा, टीवी में तो देखा ही होगा सबने. ठीक है, तो ये क्या है, स्पीकर क्या होता है, क्या काम करता है. स्पीक मतलब कोई ऐसे माइक लेके बोलता है क्या, देखते क्या है. सो आफ्टर इलेक्शन द मेंबर ऑफ द लोकसभा इलेक्ट अमंग देमसेल्फ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर और द स्पीकर ऑफ द लोकसभा. सो लोकसभा को हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी कहते हैं क्योंकि ये प्रिसाइड करता है आपका हाउस को, सदन को. द स्पीकर इज जनरली फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, but once elected as speaker he has to act as impartially. of course ये ruling party से ही आता है, but जब ये speaker elect हो जाता है तब इसको impartially decision लेने पड़ेंगे. ये नहीं कि वो इस पार्टी से तो उस पार्टी के फेवर में decision ले. no, in his absence the deputy speaker conduct the proceeding of the house. of course अब जब स्पीकर एब्सेंट होगा तो डिप्टी स्पीकर उसकी प्रोसीडिंग को प्रोसाइड करता है, प्रिसाइड करता है. मतलब स्पीकर एब्सेंट तो डिप्टी स्पीकर. वैसे अगर वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंट तो डिप्टी वाइस, आई एम सॉरी, अगर प्रेसिडेंट इज नॉट देयर तो वाइस प्रेसिडेंट इज डूइंग द वर्क. ओके, सो द डिप्टी स्पीकर जनरली बिलोंग टू द अपोजिंग पार्टी. अच्छा, जो स्पीकर है वो रूलिंग पार्टी से और जो डिप्टी स्पीकर है वो अपोजिंग पार्टी से होता है. जो आपका अपोजिशन है उस पार्टी से होता है डिप्टी स्पीकर. स्पीकर का काम समझ में आया. अब फंक्शन देखते हैं स्पीकर का क्या होता है. सबसे पहले तो ये समझ आ गया प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है लोकसभा का. जब स्पीकर नहीं होता तो डिप्टी स्पीकर इज एबल टू डू द फंक्शन एंड डिप्टी स्पीकर इज बिलोंग्स टू द अपोजिंग पार्टी एंड स्पीकर इज बिलोंग टू द रूलिंग पार्टी. ठीक है, अब फंक्शन क्या होते हैं स्पीकर के. द स्पीकर परफॉर्म सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस मेंशन्स एज अंडर. ये फंक्शंस है, अभी हम एक एक करके देखते हैं. ही प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द लोकसभा एंड मेंटेन डिसिप्लिन इन द हाउस. ये लोकसभा को मेंटेन करके रखता है, मीटिंग्स को मेंटेन करता है, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखता है स्पेशली, है ना. नेक्स्ट, ही अलाउज टाइम्स टू द मेंबर टू स्पीक इन द हाउस. ऑफ कोर्स लोगों को बोलने के लिए. ही कैन एंजॉय द मीटिंग ऑफ द हाउस. ही रेजोल्यूशन और अ बिल कैन बी मूव्ड ओनली हिज परमिशन. ये सारे फंक्शंस आपको याद रखने हैं. ही कॉल्स फॉर द वोट ऑफ अ बिल एज वेल एज अदर मोशन. वोटिंग के लिए ही प्रिसाइड ओवर जॉइंट सिटिंग. जब लोकसभा राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग होती है इसको प्रिसाइड करता है. He decided whether the particular bill is money bill or not. He can suspend a member from the house for misconduct. He appointed various parliamentary committees and guides them in their work. He safeguards the privilege of the member of the house. He can adjourn the house if it lack quorum. Of course, जब lack हो रहा है तब ये अपना वोट दे सकता है, तभी जब lack होता है. मतलब जब इट मीन्स अगर एक मिनिमम स्ट्रेंथ से कम है तो ये क्या कर सकता है, एडजोर्न कर सकता है उस मीटिंग को. मिनिमम कोरम के लिए कितने लोग चाहिए, 1/10 मेंबर्स चाहिए, प्रेजेंट चाहिए. नेक्स्ट है, ही अलाउज और डिसअलाउज अ मेंबर टू पुट अ क्वेश्चन ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर. पावर तो है स्पीकर के पास, है ना. नेक्स्ट है, ही एडमिटेड वेरियस नोशंस फॉर एडजॉर्नमेंट और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन. लास्ट, ही कैन कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ डेडलॉक. अच्छा, ये है डेडलॉक होता है ना, जब सेम वोट हो रहे हैं तो ये अपना एक वोट कास्ट करके मेजोरिटी ले सकता है. तो ये स्पीकर्स के रूल रेगुलेशंस थे. तो ये है हमारा पार्ट 1 जिसमें हमने क्या डिस्कस किया, हमने पार्लियामेंट्री के बारे में डिस्कस किया, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में हमने लोकसभा को पहले डिस्कस किया. अब आगे हम राज्यसभा के बारे में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. ठीक है, तब तक पार्ट 1 अच्छे से पढ़िए. कोई डाउट हो यू आर फ्री टू आस्क एंड बी हैप्पी, बी सेफ एंड पढ़ते रहो एंड मुस्कुराते रहो. ओके, चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट.